और यहाँ पे मोहम्मद शाहिद, इनका सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। 2850 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, तो अब क्या करें? अभी ये इनका हाइब्रिड और ये रेट कट, प्राइस कट, ये सब चक्कर भी है, तो क्या लग रहा है, कुछ नया एक्साइटमेंट इस सेक्टर में? मेरी मानिए तो उन सब डिस्कशन को छोड़ दीजिए, उसके कारण लेकिन हाइब्रिड समझना पे तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा हाँ, ना। मैं उसको ऐड करूँगा। मैं क्यों कह रहा हूँ वो नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ उस डिस्कशन को छोड़ दीजिए, वो तो समझाना पड़ेगा मुझे। देखिए, यूपी ने सिर्फ 1 साल के लिए आपको छूट दी है ना रजिस्ट्रेशन पे। अब इसके कारण से बाकी पूरे देश में आप जो बेच रहे हैं, गाड़ी वो बेचने पे आपका इम्पैक्ट आ जाएगा और उसके कारण प्राइस इतना गिर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। हमने थोड़े समय पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जो इनका प्रॉफ़िट पे ब्रेक लगा है, उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं। इसलिए करेक्शन उस समय भी हम कह रहे थे होना चाहिए, अभी भी हम कहेंगे कि करेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब कितना होना चाहिए, ये क्वांटम जो है, मैग्नीट्यूड है, वो डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अब रिज़ल्ट मंथ में है, तो अगर महिंद्रा का क्वार्टरली रिज़ल्ट कुछ एनकरेजिंग आ गया, तो शायद जो आज का लो बन गया, वो लो बन गया। लेकिन अगर आज के लो के नीचे क्लोज़ होना शुरू हुआ, तो फिर इसको ओपन केस रखना पड़ेगा। मेबी 2500, मेबी 2200, वो वैल्यूएशन उस समय करना पड़ेगा, लेकिन इसको ओपन केस रखना पड़ेगा। जी, तो इस पॉइंट को थोड़ा ठीक से समझाइए कि भाई आज का जो एकदम से क्रैक है, इसको एक दिन का वन ऑफ केस मान करके हम इग्नोर करें, या इसमें आगे और ये कंटिन्यूएशन रहेगा? इन दोनों चीज़ों की कन्फर्मेशन के लिए हमें क्या इंतज़ार करना पड़ेगा? 2-3 दिन का क्या डेटा देखना? देखिए। 2-3 दिन के डेटा में अगर आज के लो के नीचे क्लोज़ आ गया, तो मोस्ट लाइकली ये जो रेजिस्टेंस है 2930 का, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया और उसके पहले कोई पॉजिटिव डिसीजन इस पे लेना ही नहीं चाहिए। तो आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट, जो मेरी थ्योरी कहती है, वो ये है आज का लो उसके नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। तो शायद ये वन ऑफ केस है। वन ऑफ केस होने के बावजूद भी ये जब तक 2930 के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है, इसमें फ्रेश राइज़ किसी तरह से डिस्कशन नहीं हो सकता है। इन केस 2930 के ऊपर क्लोज़ हुआ, तो फिर और आज का लो नहीं टूटा, तो वही आपका सपोर्ट रह जाएगा हमेशा के लिए, जब तक नहीं टूटे, और फिर उसके बाद फ्रेश राइज़ आएगी। लेकिन ये सब आपका रिज़ल्ट डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से। जी, लेकिन अब वापस थोड़ा ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया, आप कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए 1 साल के लिए है, तो 1 साल में क्या बदल जाएगा, और सिर्फ़ यूपी में है, तो उससे पूरे देश में क्या बदल जाएगा? लेकिन कई बार चीज़ें होती हैं, शुरू होती हैं 1 साल के लिए। अब अनाज सब 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त दिया जाएगा, ये भी तो कितने, मतलब लगा था कि हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए कोरोना है, तब तक दिया जा रहा है। अब वो एक परपेचुअल चीज़ हो गई है। आज यूपी सरकार ने दिया है 1 साल के लिए, वो अगले साल रिन्यू हो जाएगा, उसके बाद फिर रिन्यू हो जाएगा। क्योंकि इन चीज़ों को प्रोत्साहन देना है, ये तो एक सोच बनी हुई है ही, और आज यूपी ने किया है, तो कल दूसरे राज्य भी करेंगे देखा-देखी। उन्होंने बुलडोज़र शुरू किया था, कितने दूसरे राज्यों ने बुलडोज़र शुरू कर दिया, वो आपने देखा ही था। देखिए, तो मैंने इसीलिए बोला कि हमारा डिसीजन मेकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। हम एंटिसिपेशन को डिसीजन मेकिंग पॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले सकते ना, हमको फैक्ट डिस्कस करना पड़ेगा। पहला फैक्ट ये है कि एम&एम इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट बनता ही नहीं है बाय द वैल्यूएशन पैरामीटर इटसेल्फ एंड द ग्रोथ इन सेल्स और प्रॉफिट जो आ रहा है। तो पहला, अगर हम सही जो लॉजिकल डिस्कशन है, वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए एम&एम के गिरने के लिए। ठीक है, गिरे किसी कारण से, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट क्यों नहीं होना चाहिए, वो पैरामीटर समझना चाहिए, जो कि 3-4 सेशन पहले लंबा हमारा डिस्कशन हुआ है इस पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उनके सेल्स का ग्रोथ है, अभी भी इन्वेंटरी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ राजीव जी, इन्वेंटरी 2 महीना के ऊपर राइज़ हो चुका है। 2 महीने के ज़्यादा का 2 महीने का इन्वेंटरी कौन रखता है ऑटो में? मैंने तो नहीं देखा कि 15 दिन और 1 महीने से ज़्यादा वो कोई इन्वेंटरी रखता है सेल्स के हिसाब से। सीज़न भी हो गया तब भी, मान लीजिए शादी का और ऑस्पिशियस सीज़न भी हो गया तो भी 1 महीना का इन्वेंटरी बहुत होता है। कौन-सा सीज़न 1 महीने से ज़्यादा चलता है? 2 महीने के ऊपर का इन्वेंटरी, सबसे पहले यही तो प्रॉब्लम दिख रही है ना, पीवी में, पैसेंजर व्हीकल्स में।
तो मुझे प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ये तो ख़ैर आप कहें कि दाल में तड़का लग गया है या करेला पे नीम है, जो भी आप कहना चाहें। तो मेन प्रॉब्लम कहीं और है, ये एडिशनल इश्यू है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ में मेरा जो बोन ऑफ कंटेंशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ये डिसीज़न यूपी गवर्नमेंट वाला नहीं। मेरा बोन ऑफ कंटेंशन है कि आपकी वैल्यूएशन ज़्यादा है बेसिस जो आपकी जी। सेल्स और प्रॉफिट 2-4 क्वार्टर लेकिन से चल देखिए मेरा ये सोचना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये कहीं न कहीं पूरे देश में पॉलिसी मेकर्स की सोच को प्रभावित करेगा और वो इसलिए उनको एक बार अभी तक क्या हो रहा था कि ईवीज़ को प्रमोट करो, हमें इस तरह की ग्रीन व्हीकल्स चाहिए, हमें पेट्रोल डीज़ल वाली गाड़ियाँ हटानी है, कम करनी है वगैरह-वगैरह। तो उसके लिए लोगों को लगता था कि अच्छा ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करो। उसको जितना प्रमोट कर सकते हो करो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि हमारा इतना बड़ा राज्य है, उसमें ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगते-लगते पता नहीं कितना समय लगेगा। आपको ऐसी गाड़ी चाहिए, जिसको आप पहले तो आप बिजली पे चला सकें, बैटरी पे चला सकें और रास्ते में कहीं पे बैटरी खत्म हो गई तो ये नहीं कि भई वहीं आप बीच रास्ते फँस गए। तो आपके पास पेट्रोल का भी विकल्प है, आपकी गाड़ी चल जाएगी। फिर जब आप चार्ज कर लेंगे वापस, फिर आप बिजली पे चला लीजिए लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि बैटरी खत्म हो गई बीच रास्ते तो क्या करेंगे? बीच में आप अटकेंगे नहीं। तो हमारे पूरे देश में जिस तरह से यूपी बहुत बड़ा है हमारा, पूरा देश बहुत बड़ा है, तो फिर सब लोग यही सोचेंगे कि नहीं भारत में प्योर ईवी का समय शायद अभी नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा होगा तब होगा। आज की तारीख में हाइब्रिड वो सही रास्ता है। वो अगर चलेगा तो लोगों को मतलब इकॉनमी भी मिलेगी कि भई हम बिजली पे गाड़ी सस्ती चला पा रहे हैं और ये भी मन में खटका नहीं रहेगा कि भई इस कितनी रेंज देगी, बीच रास्ते में अटकेंगे तो नहीं, यहाँ दिल्ली से लखनऊ जाना चाहें तो पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। ये सारी दुविधाएँ खत्म, तो हाइब्रिड इज़ द वे टू गो। ये कहीं न कहीं पॉलिसी मेकर्स की थिंकिंग अब इसके बाद नहीं बनेगी क्या? देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल डिस्कशन का बनता है, लेकिन ये अलग प्लेटफ़ॉर्म डिस्कशन का बनता है। एम&एम के केस से डिस्कशन का नहीं बनता है और ये दूसरे पॉइंट पे अब मैं आता हूँ। तो ये जो यूपी गवर्नमेंट ने शुरुआत किया है, क्या एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है पूरे कंट्री के लिए? बिल्कुल हो सकता है, कारण बहुत सिंपल है। मैं कई समय से मैं दूसरी कार खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या? डीज़ल चलाने की आदत है, पेट्रोल पे हाईवे पे जिस तरह का आपको चाहिए होता है पावर, वो उतना मिल नहीं पाता है। तो डीज़ल ले नहीं सकते, डीज़ल का भरोसा नहीं है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। पेट्रोल ले लें तो ईवी आ गया तो क्या होगा? ईवी ईवी लेने की सोचें तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहने के लिए तो कोई कहता है कि 400 किलोमीटर चलेगी, 600 किलोमीटर, 250 से 300 किलोमीटर के ऊपर एक रेंज में कोई नहीं चलेगा और जब चार्ज करने बैठे तो 2 घंटा कौन बैठेगा चार्ज करने के लिए? क्विक चार्ज। क्या 50% चार्ज में फिर मैं कितनी दूर आगे बढ़ पाऊँगा? 45 मिनट चार्ज करके भी। तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैंने इस चीज़ को बहुत पहले हाइलाइट किया है, फिर हाइलाइट करता हूँ। बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा डिसरप्शन आने वाले समय में हो। क्योंकि ये बैटरी टेक्नोलॉजी पे ईवी बहुत बड़ा सक्सेस तो नहीं हो सकता कि हर दूसरे दुकान में मैं चार्जिंग प्लग लगा के बैठा मिलूँ, वैसे तो नहीं कोई चलाने वाला था। तो ईवी को प्रॉपर डोमिनेट करने के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रिफॉर्म चाहिए। उसके पहले इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब जैसे अभी आप उसको कंपेयर कीजिए, तो अभी हम लेके चलते हैं, कोई भी कार लेके चलते हैं, तो 650-700 किलोमीटर का रन दिखाता है, कभी-कभी 800 का दिखाता है। 450-500 तक तो हम पहुँच ही जाते हैं कि पेट्रोल पंप पे टैंक खोल के खड़े हो गए, भाई भर दो। तो उतना के बाद भी कितनी देर रुके हम? 5, 10, 15 मिनट सब आप ले लीजिए, ब्रेक वगैरह लेके 15 मिनट में आप फ़िल करते हैं, निकल जाते हैं। आपका ऐसे टाइम बचता है। वो वाला सिचुएशन आना होगा ईवी के थ्रू, तब जाके ईवी की पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस दोनों आएगी, एक्सेप्ट फॉर लोकल यूज़। लोकल यूज़ के लिए भी अभी समय है, लेकिन उसके लिए। तो ईवी का अल्टरनेट आपको चाहिए ही जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बनाइए राजीव जी, मैं ईवी नहीं लूँगा अनलेस गवर्नमेंट बोलेगी नहीं तुझे ईवी लेना ही है, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। नहीं तो मैं ईवी नहीं लूँगा। 1-1 घंटा कोई बैटरी चार्ज करता है बैठ के, अब निकला है 1000 किलोमीटर जाने के लिए तो। इसलिए आपको ईवी का अल्टरनेटिव चाहिए, जब तक बैटरी टेक्नोलॉजी
टोटली चेंज होके नहीं आए, एफिशिएंट होके नहीं आए और इसलिए आपको अल्टरनेट फ्यूल्स जो आ रहे हैं आपके हाइब्रिड कार्स, इनका चलन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो ये जो अभी यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मे बी ये एक ट्रिगर पॉइंट है और भी स्टेट्स इसको फॉलो कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। तो ये धीरे-धीरे और पॉपुलर होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगा राजीव जी, क्योंकि अभी जो हाइब्रिड्स आ रहे हैं कार ना, ये माइल्ड हाइब्रिड ज़्यादा आ रहे हैं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आने लगेंगे ये कार ना, तो इनकी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएँगे। तो मुझे लग रहा है इन टेक्नोलॉजी में भी और इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, लेकिन जो ये इंसेंटिव्स है यूपी गवर्नमेंट का, मे बी ये इनको कोक्स करेगा कि इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को, जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले पे फोकस थोड़ा बढ़ाया जाए। तो मे बी यहाँ से ये डिस्कशन, ये सब चीज़ शुरू हो सकता है आगे आने वाले तो समय। ये इसका मतलब क्या हुआ माइल्ड स्ट्रॉन्ग का मतलब? देखिए, माइल्ड हाइब्रिड ऐसा होता है जी कि बस नाम के लिए हाइब्रिड होता है। आप थोड़े 20 के नीचे, 40 के नीचे स्पीड में चल रही है कहीं कार, तो अपने आप वो बैटरी पे चलती है। जैसे ही आप तेज़ चलाना चाहेंगे तो वो अपने आप पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। माइल्ड हाइब्रिड है। माइल्ड हाइब्रिड पे आप बहुत देर तक नहीं चला सकते हैं। वो आपको सिटी ट्रैफ़िक में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस समय तो आपका इंजन ही स्टार्ट नहीं होता है, सिर्फ़ मोटर पे ही, बैटरी मोटर पे कार चलती है। लेकिन ये हाईवे पे कैसे करेंगे? अब बैटरी मोटर पे कैसे 20-40 पे चलेंगे, तो फिर यहाँ से हम बैंगलोर पहुँचेंगे ना 5 दिन में। तो इसलिए उसके लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम चाहिए आपको। तो उस पे मुझे लगता है फ़ोकस बढ़ना चाहिए, अगर इस तरह का इंसेंटिव आना है तो। लोकल के लिए अगर ये इंसेंटिव दिया जाए राजीव जी, तो मेरा मानना है लोकल में माइल्ड हाइब्रिड एंड ईवी बोथ आर इक्वली गुड। बिकॉज़ कहाँ जाना है आपको? दिन में कितना किलोमीटर चलाएँगे? भाई अगर टू व्हीलर चलाना भी है तो 50 किलोमीटर के ऊपर चलाएँगे तो फिर बदन का क्या होगा? जी। तो वो लोकल में बहुत फ़र्क मुझे नहीं लगता है कि ईवी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत फ़र्क करेगा। ये चीज़ का फ़र्क होगा जब आप हाईवे की बात सोचेंगे तब, मेरा ऐसा समझ है।